दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं जनरल साइंस के अंदर फिजिक्स का हम एक टॉपिक कवर करेंगे। टॉपिक का अपना जो नाम रहेगा वह रहेगा तरंग, इंग्लिश में जिसको हम बोलेंगे वेव्स। जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं सभी क्वेश्चंस इस वीडियो के माध्यम से कवर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 आपका यहाँ पे कि तरंगों को मुख्य रूप से कितने भागों के अंदर बांटा गया है दोस्तों। तो तरंगों को मुख्य रूप से दो भागों के अंदर बांटा गया है। एक आपकी मैकेनिकल वेव्स कहलाती है, एक आपकी नॉन मैकेनिकल वेव्स कहलाती है। करेक्ट आंसर बनेगा बी। बोले तो यांत्रिक तरंग और अयांत्रिक तरंग, ये दो प्रकार की तरंगों के अंदर डिवाइड किया गया है तरंगों को। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, यांत्रिक तरंगों का संचरण के लिए किसकी आवश्यकता होती है। एक तरंग होती है उसको माध्यम की जरूरत होती है, दूसरी तरंग होती है उसको माध्यम की जरूरत नहीं होती है। तो यांत्रिक तरंगे होते हैं, मैकेनिकल वेव्स होती है दोस्तों, उनको माध्यम की जरूरत होती है, मीडियम की जरूरत होती है। माध्यम कुछ भी हो सकता है, ठोस हो सकता है, द्रव हो सकता है, गैस हो सकता है। तो किसी न किसी प्रकार के माध्यम की उसको जरूरत होती है यांत्रिक तरंगों को संचरण करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ध्वनि तरंग है वह किस प्रकार की तरंग है दोस्तों। ध्वनि तरंग है उसको माध्यम की जरूरत होती है, माध्यम की जरूरत होती है तो यानी वह एक प्रकार की यांत्रिक तरंग है, मैकेनिकल वेव्स है। अब हम बात करेंगे जो अपनी जो यांत्रिक तरंगे हैं। सबसे पहले जैसे कि मैंने आपको बताया कि तरंग दो प्रकार की होती है, एक बताया आपको यांत्रिक तरंग, दूसरी बताया अयांत्रिक तरंग। अब जो यांत्रिक तरंग है वह आगे जाके दो भागों के अंदर फिर से डिवाइड हो जाती है। एक तरंग को हम बोलते हैं अनुदैर्घ्य तरंग और दूसरी तरंग को हम बोलते हैं अनुप्रस्थ तरंग। तो अपना क्वेश्चन है कि ध्वनि तरंग है वह किस प्रकार की तरंग है। तो ध्वनि तरंग है वह अपनी अनुदैर्घ्य तरंग है। यांत्रिक तो है ही है, यांत्रिक के अंदर अनुदैर्घ्य तरंग है। अनुदैर्घ्य को हम इंग्लिश के अंदर बोलेंगे लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुदैर्घ्य तरंगों में कणों का कंपन किस दिशा में होता है दोस्तों एक कण है वह इस तरीके से चलती है और दूसरी कण इस तरीके से चलती है। यानी एक प्रकार से हम बात करेंगे, एक क्षैतिज हॉरिजेंटल में चलती है तो एक तरंग वर्टिकल में चलती है। तो अनुदैर्घ्य तरंगों में जो कणों का जो कंपन होता है दोस्तों वह होता है हॉरिजेंटल चलता है। तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर बी के साथ में तरंग गति की समानांतर। जैसे कि तरंग चल रही है इसी के समांतर कणों का कंपन होगा। आंसर बनेगा पैरेलल टू वेव मोशन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि अनुप्रस्थ तरंगों में कंपन की दिशा कैसी होती है। यदि तरंग मेरी इस तरीके से जा रही है तो कंपन ऊपर की तरफ होंगे, यानी ये लंबवत चलेगी। तो अनुप्रस्थ तरंगों में क्या होता है, परपेंडिकुलर लंबवत। आपका करेक्ट आंसर बनेगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्युत चुंबकीय तरंगों को संचरण हेतु किसकी आवश्यकता नहीं होती। तो विद्युत चुंबकीय तरंगों को संचरण करने के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। ध्यान में दीजिएगा, माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, यानी यह निर्वात के अंदर भी कंपन कर सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सभी विद्युत चुंबकीय तरंगे है वह किस वेग से चलती है। जितने भी विद्युत चुंबकीय तरंगे होती है दोस्तों, विद्युत चुंबकीय तरंगे है वह प्रकाश के वेग से चलती है। प्रकाश का वेग को अपन सी से रिप्रेजेंट करते हैं, मोस्टली लाइट ऑफ वेलोसिटी। इसकी वैल्यू होती है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होती है, इस चीज़ का ध्यान में रखिएगा। तो जितनी भी विद्युत चुंबकीय तरंगे है वह प्रकाश के वेग से चलती है। प्रकाश का वेग होता है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार प्रकाश का वेग एग्जाम में पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि विद्युत चुंबकीय तरंगे है वह किससे बनी होती है। तो जितने भी विद्युत चुंबकीय तरंगे हैं या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है वह फोटोन से मिलकर बनती है। करेक्ट आंसर बनेगा आपका ऑप्शन नंबर सी के साथ में फोटोन। कमेंट करके बताइएगा फोटोन के खोजकर्ता कौन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्युत चुंबकीय तरंगों की जो अवधारणा है वह किसके द्वारा दी गई। जितने भी विद्युत चुंबकीय तरंगे हैं फोटोन से मिलकर बनती है। विद्युत चुंबकीय तरंगों की जो अवधारणा है वह दी गई थी मैक्सवेल के द्वारा दी गई थी। करेक्ट आंसर बनेगा ऑप्शन बी मैक्सवेल। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, विद्युत चुंबकीय तरंगे है वह किस प्रकार की होती है। तो विद्युत चुंबकीय तरंगे है वह अनुप्रस्थ होती है। करेक्ट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर बी अनुप्रस्थ होती है, यानी ट्रांसवर्स होती है, यानी इसके अंदर जो कंपन होगा कणों का वह तरंग के परपेंडिकुलर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है। दिए गए ऑप्शन में से विद्युत चुंबकीय तरंग, विद्युत चुंबकीय तरंगों के गुण क्या क्या होते हैं। वह उदासीन होती है, वह अनुप्रस्थ होती है, प्रकाश के वेग से गमन करती है, इसके पास में ऊर्जा और संवेग दोनों होता है। इसकी अवधारणा मैक्सवेल के द्वारा दी गई थी। यहाँ पे आंसर बनेगा आपका ध्वनि तरंगे। तो विद्युत चुंबकीय तरंगे कौन कौन सी होगी, अक्स किरणें, गामा किरणें, इंफ्रारेड, अवरक्त किरणें, ये सब आपकी विद्युत चुंबकीय तरंगे हैं। विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है, नॉट एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। अब विद्युत चुंबकीय तरंगे कौन कौन सी हो गई इसके अलावा हम देते हैं, जैसे कि अल्फा किरणें, बीटा किरणें, अल्फा हो गई, बीटा हो गई,
अल्फा बीटा ये दोनों विद्युत चुंबकीय तरंगे नहीं है। इसके अलावा कैथोड किरणें विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है, ध्वनि तरंगे विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है, प्रासर्व्य तरंगे विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है। क्वेश्चन नेक्स्ट है, कैथोड किरणें किस प्रकार की होती है? तो कैथोड किरणें आपकी नॉन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक होती है, यानी विद्युत चुंबकीय नहीं होती है, नॉट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। गामा किरणों के खोजकर्ता कौन है? गामा किरणों के खोज करता है पॉल विलार्ड। ऑप्शन नंबर सी, पॉल विलार्ड गामा किरणों के खोज करता है। इसकी वैधन क्षमता सबसे अधिक होती है। अक्स किरणों के खोजकर्ता कौन है? अक्स किरणों के खोज करता है दोस्तों रोएंटजन है, और मेडिकल के सेक्टर में अक्स किरणें ज़्यादा यूज होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, पैराबैंगनी किरणों के खोजकर्ता कौन है? पैराबैंगनी किरणों के खोज करता है दोस्तों रिटर है। करेक्ट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर ए, रिटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अवरक्त किरणों के खोजकर्ता कौन है? अवरक्त किरणें जिनको हम इंफ्रारेड रेज भी बोलते हैं, और इसके खोजकर्ता कौन है दोस्तों? तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर बी, हर्सेल। अवरक्त विकिरणें हैं, इनके खोज करता है हर्सेल। ये एक प्रकार की उसमें विकिरण है। फोटोग्राफी में इसका यूज किया जाता है, कोहरे में फोटोग्राफी में इसका यूज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, दृश्य विकिरण के खोजकर्ता कौन है? दृश्य विकिरण को हम कहते हैं विजिबल रेडिएशंस। तो दृश्य विकिरण है, इसके खोजकर्ता की हम बात करेंगे तो आंसर बनेगा इसका न्यूटन। दृश्य विकिरणों के खोज करता है न्यूटन। इससे क्या होता है, हमें वस्तुएं दिखाई पड़ती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेडियो तरंगों के खोजकर्ता कौन है? रेडियो वेव्स है, इसके खोज करता है दोस्तों हर्ट्ज है। हर्ट्ज रेडियो वेव्स है, इसके खोज करता है हर्ट्ज। इसका उपयोग किसमें होता है? रेडियो में, टेलीविजन में, टेलीफोन में इसका यूज होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गामा किरणों का नामकरण किसके द्वारा दिया गया? गामा किरणों का जो नामकरण है वह दिया गया था रदरफोर्ड के द्वारा। गामा किरणों के खोजकर्ता कौन है? खोज करता है पॉल विलार्ड है, और इसका जो नामकरण दिया गया था रदरफोर्ड के द्वारा दिया गया था। गामा किरणों की वेधन क्षमता सबसे ज़्यादा होती है। नाभिकीय अभिक्रिया में इसका यूज किया जाता है। कोहरे में फोटोग्राफी हेतु किस किरण का उपयोग होता है? अगर कोहरे के अंदर फोटोग्राफी करना है तो हम अवरक्त किरणें इंफ्रारेड वेव्स का यूज करेंगे। इसकी जो तरंग दैर्घ्य होती है दोस्तों वह 7.8 इंटू 10⁻⁷ से 10⁻³ मीटर तक होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, बैक्टीरिया नष्ट करने में कौन सी किरणें उपयोगी है? दोस्तों बैक्टीरिया नष्ट करने में पैराबैंगनी किरणें उपयोगी है, अल्ट्रा वायलेट वेव्स है वह ज़्यादा उपयोगी है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चिकित्सा के क्षेत्र में अक्स किरणों का उपयोग क्यों होता है? एक्सरे करना है या मेडिकल सेक्टर के अंदर अक्स किरणों का ही यूज क्यों किया जाता है? क्योंकि इसकी जो भेदन क्षमता है बहुत ज़्यादा होती है। इसकी भेदन यानी पेनिट्रेटिंग कैपेसिटी है बहुत ज़्यादा होती है। आंसर बनेगा इसका ऑप्शन नंबर बी। इसलिए मेडिकल सेक्टर में अक्स किरणें ज़्यादा यूज की जाती है। इसकी जो तरंग दैर्घ्य होती है दोस्तों अक्स किरणों की 10⁻⁻10 मीटर से 10⁻8 मीटर तक होती है। फ्रीक्वेंसी की आप बात करोगे तो फ्रीक्वेंसी इसकी 10⁻18 से 10⁻16 तक इसकी फ्रीक्वेंसी होती है। क्वेश्चन है, तरंग गति क्या कहलाती है दोस्तों? वेव मोशन क्या कहलाती है? यानी विक्षोभ के आगे बढ़ने की प्रक्रिया, प्रोपागेशन ऑफ डिस्टर्बेंस। कोई भी डिस्टर्बेंस है उस डिस्टर्बेंस के आगे बढ़ने की प्रक्रिया कहलाती है तरंग गति। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, दोलन का आयाम क्या है? आयाम को हमेशा एम्पलीट्यूड बोला जाता है, यानी उसकी जो माध्य स्थिति है ये इस तरीके से गमन कर रही है। माध्य स्थिति से इसका जो मैक्सिमम डेविएशन होता है वह कहलाता है आयाम। मैक्सिमम डेविएशन, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट या अधिकतम विस्थापन। तो आंसर बनेगा, दोलन करने वाली किसी भी वस्तु अपनी मेन पोजीशन से, अपनी साम्य स्थिति से जितना अधिक से अधिक दूरी तक जाती है उस दूरी को हम कहते हैं उसका आयाम। क्वेश्चन है, तरंग दैर्घ्य को किस ग्रीक अक्षर से रिप्रेजेंट करते हैं? तरंग दैर्घ्य होता क्या है? देखिएगा, दो क्रमागत कणों के बीच की दूरी इस तरीके से गमन कर रही है, तो इसके बीच की जो दूरी है दोस्तों वह कहलाती है लैम्बडा। दो क्रमागत कणों के बीच की दूरी को हम कहते हैं, दो क्रमागत कणों के बीच की दूरी को कहते हैं दोस्तों क्रमागत कण, यानी इस तरीके से चल रही है क्रमागत कण। एक पहला यहाँ पे हुआ, ये वापस स्टार्ट हुआ, यहाँ पे हुआ। ये जो क्रमागत कण है दोस्तों ये कहलाते हैं लैम्बडा तरंग दैर्घ्य। आंसर बनेगा इसका ऑप्शन नंबर सी, लैम्बडा से इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, अनुप्रस्थ तरंगों में। अब हम अनुप्रस्थ तरंगों की बात करेंगे।
अनुप्रस्थ दो क्रमागत सुरंगों के बीच की दूरी क्या कहलाती है? एक सुरंग ये हुआ और दूसरा सुरंग ये हुआ, तो ये जो दो सुरंग है दोस्तों, दो सुरंगों के बीच की दूरी क्या कहलाती है? तो वह कहलाती है वेवलेंथ, तरंग दैर्ध्य। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, तरंग चाल, फ्रीक्वेंसी और तरंग दैर्ध्य का संबंध क्या है? देखिएगा, तरंग चाल को v से रिप्रेजेंट किया जाता है, फ्रीक्वेंसी है इसको v से f से भी रिप्रेजेंट करते हैं या इसको n से भी रिप्रेजेंट करते हैं। नेक्स्ट है तरंग दैर्ध्य, इसको लैम्बडा से रिप्रेजेंट करते हैं। तो दोनों इनके बीच में जो संबंध निकल के आएगा वह बनेगा v इक्वल टू एन इंटू लेमड़ा, v इक्वल टू एन इंटू लेमड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूक्ष्म तरंगों का तरंग दैर्ध्य परिसर कितना होता है? जितने भी सूक्ष्म तरंगें होती हैं, सूक्ष्म तरंगों का होता है 10⁻³ मीटर से 10⁻⁻1 मीटर, यानी 10⁻³ 10⁻³ मतलब 1000 मीटर से लेके 1/10 मीटर तक। आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेडियो एवं टेलीविजन में किस तरंग का उपयोग होता है? तो आंसर बनेगा रेडियो वेव्स का यूज होता है, रेडियो वेव्स का, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ध्रुवण किस तरंग में नहीं होता? तो ध्रुवण किस तरंग में नहीं होता? करेक्ट आंसर बनेगा अनुदैर्ध्य तरंग है, लॉन्गिट्यूडनल वेव्स है उसमें नहीं होता है, करेक्ट आंसर बनेगा ऑप्शन सी। विद्युत चुंबकीय तरंगें किस माध्यम में भी संचारित हो सकती है? तो विद्युत चुंबकीय तरंगें है वह वैक्यूम के अंदर भी संचारित हो सकती है, ऑप्शन डी वैक्यूम। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, ध्वनि तरंग किस माध्यम में नहीं चल सकती? तो ध्वनि तरंगें निर्वात में नहीं चल सकती, आंसर बनेगा इसका ऑप्शन डी वैक्यूम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तरंग में ऊर्जा का संचरण होता है लेकिन क्या नहीं होता? तरंग में ऊर्जा का संचरण होता है लेकिन क्या नहीं होता? तो आंसर बनेगा पदार्थ, ऑप्शन नंबर बी पदार्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, विद्युत चुंबकीय तरंगों के पास क्या होता है? दोनों, आंसर बनेगा ऊर्जा और संवेग दोनों होता है विद्युत चुंबकीय तरंगों के पास में, ऑप्शन सी दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तरंग दैर्ध्य की एसआई इकाई क्या है? तरंग दैर्ध्य की एसआई इकाई है मीटर, ऑप्शन बी मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रीक्वेंसी की एसआई इकाई क्या है? फ्रीक्वेंसी की एसआई इकाई है हर्ट्ज, इसको हम या तो एफ से रिप्रेजेंट करेंगे या एन से रिप्रेजेंट करेंगे हम, हर्ट्ज। तरंग चाल की एसआई इकाई क्या है? वेव स्पीड या तरंग चाल है। तरंग चाल को हम क्या कहते हैं? तरंग चाल का फॉर्मूला बनता है फ्रीक्वेंसी इंटू तरंग दैर्ध्य। नेक्स्ट क्वेश्चन आंसर बन जाएगा यहाँ पे मीटर पर सेकंड। तरंग चाल की ऐसा इकाई क्या है? जैसे कि तरंग दैर्ध्य होता है इसको हम बोलते हैं मीटर और आवर्तिका बोलते हैं 1/सेकंड, तो ये हो जाएगा मीटर पर सेकंड इसका एसआई इकाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समान कला में कंपन करने वाले दो क्रमागत कणों के बीच की दूरी क्या कहलाती है? समान कला में, तो आंसर बनेगा इसका तरंग दैर्ध्य। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, तरंग गति में माध्यम के कण क्या करते हैं? तरंग गति में माध्यम के कण कंपन करते हैं, सही जवाब ऑप्शन बी। सभी क्वेश्चन बढ़कर इंपॉर्टेंट है, एक से बढ़कर एक इंपॉर्टेंट है दोस्तों, कंप्लीट वीडियो को देखिएगा, एंड तक देखिएगा। गामा किरणों की वेदन क्षमता कैसी होती है? गामा किरणों की वेदन क्षमता सबसे ज़्यादा होती है। इसकी जो फ्रीक्वेंसी होती है वह होती है 10⁻20 से लेकर 10⁻18 तक, और इसकी जो तरंग दैर्ध्य होती है वह होती है 10⁻14 मीटर से 10⁻10 मीटर तक इसकी तरंग दैर्ध्य होती है। इसीलिए इसका उपयोग नाभिकीय अभिक्रिया और कृत्रिम रेडियोधर्मिता में किया जाता है। अक्स किरणों का उपयोग मुख्यतः कहाँ पे होता है? अक्स किरणों का मुख्यतः उपयोग होता है चिकित्सा के अंदर, और साथ ही साथ में औद्योगिक क्षेत्र में भी इसका यूज होता है। चिकित्सा एंड औद्योगिक क्षेत्र में इसका यूज होता है। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन नंबर 42, रुपए की जांच करने के लिए हम किस किरण का उपयोग करते हैं? रुपए की जांच करने के लिए हम ऑप्शन नंबर सी पैराबैंगनी किरणें या अल्ट्रावायलेट रेडियस यूवी किरणों का हम यूज करते हैं। इसका काम और किस चीज़ के लिए होता है? अल्ट्रावायलेट पैराबैंगनी किरणों का यूज इसका होता है कोई भी बैक्टीरिया को नष्ट करने में होता है, या प्रकाश विद्युत प्रभाव उत्पन्न करना हो, या सिकाई करना हो। सिकाई किसको? रोगियों को, पेशेंट को सिकाई करना हो, तब भी हम इसका यूज करते हैं। क्वेश्चन नेक्स्ट है, उसमें विकिरण कौन सी किरणें कहलाती है? उसमें विकिरणें अवरक्त किरणें कहलाती है, ऑप्शन नंबर बी अवरक्त किरणें।
दृश्य विकिरण का तरंगदैर्घ्य परिसर कितना होता है? दृश्य विकिरण का तरंगदैर्घ्य परिसर होता है, दृश्य विकिरण बोले तो विजिबल रेडिएशन का जो तरंगदैर्घ्य रेंज होता है दोस्तों 3.9 इंटू 10⁻⁷ मीटर से 7.8 इंटू 10⁻⁷ मीटर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, प्रकाश विद्युत प्रभाव उत्पन्न करने में कौन सी किरण सहायक है? तो इसके लिए पैरा बैंगनी किरणें सहायक है, अल्ट्रावायलेट रेडिएशन सहायक है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 46 है, टेलीफोन संचार में किस तरंग का उपयोग होता है? देखिएगा, रेडियो, टेलीविजन, टेलीफोन, इनके अंदर यूज होता है रेडियो वेव्स का यूज होता है। अब रेडियो वेव्स भी आपकी दो प्रकार की होते हैं, एक होती है लघु रेडियो वेव्स, एक होती है दीर्घ रेडियो वेव्स। जो लघु रेडियो वेव्स है इसके खोज करता है हेनरिक हर्ट्ज, और जो दीर्घ रेडियो तरंग है इसके खोज करता है मार्कोनी। ये जो दीर्घ रेडियो वेव्स है इसका यूज होता है ओनली रेडियो एंड टीवी में, और जो लघु रेडियो वेव्स है इसका रेडियो के साथ में, टीवी के साथ में, टेलीफोन में भी इसका यूज होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी तरंग विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है? तो आंसर बनेगा यहाँ पे ध्वनि तरंग है, वह विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, कंपन की कला किससे संबंधित है? कंपन की कला है वह कण की स्थिति और गति की दिशा से संबंधित है, कण की स्थिति और गति की दिशा से संबंधित है, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तरंग गति में ऊर्जा का संचरण किसके कारण होता है? तरंग गति में ऊर्जा का संचरण है वह विक्षोभ के कारण होता है दोस्तों, डिस्टर्बेंस के कारण होता है। और क्वेश्चन नंबर 50 है, अनुदैर्घ्य तरंगों में संपीड़न और विरलन होते हैं, करेक्ट बताइएगा। बिल्कुल दोस्तों, देखिएगा, अनुदैर्घ्य तरंगें होती हैं उसके अंदर दोनों चीज़ें होती है, संपीड़न और विरलन, बोले तो कंप्रेशन एंड रिफ्रैक्शन। इसी के साथ में इस पार्ट 1 को यहीं पे समाप्त करता हूँ। बाकी नेक्स्ट पार्ट 2 और देखेंगे जिसमें 50 क्वेश्चंस देखेंगे दोस्तों, जरूर देखिएगा, वीडियो को नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।